अब जब आप दो कदम चले तो हमारा भी मन करता है कि एक कदम हम भी आपके साथ चले। और इसलिए शिक्षा को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए, शिक्षा के माध्यम से विश्व की खिड़की खोलने के लिए भूटान के बालकों को भी अवसर मिलना चाहिए। और इसलिए भारत ने भूटान में ई लाइब्रेरी का नेटवर्क बनाने के लिए तय किया है। और ई लाइब्रेरी के कारण भूटान के बालक ज्ञान के भंडार के साथ जुड़ जाएंगे। दुनिया का जो भी ज्ञान को पाना होगा वो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से पा सकेंगे। विश्व के लेटेस्ट से लेटेस्ट मैगजीन से उनको अपना सरोकार करना होगा, वो कर पाएंगे। तो शिक्षा में आपका ये निवेश और भारत का उसमें टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट यहां की नई पीढ़ी को आधुनिक भी बनाएगा और विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने की ताकत भी देगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जब यहां शिक्षा का प्रारंभिक काल था तब से भारत की बहुत बड़ा मात्रा में शिक्षक भूटान आया करते थे, दुर्गम इलाकों में जाकर के यहां के लोगों को शिक्षित करने का काम करते थे। और जब कोई राष्ट्र अपने यहां से दूसरे देश में शिक्षक भेजता है तो वो सत्ता के विस्तरण का मकसद कभी नहीं होता है। जब शिक्षक भेजता है तब उसके मन में उस राष्ट्र को जड़ों से मजबूत करने का एक नेक इरादा होता है। और दशकों से भारत से भूटान में बहुत बड़ी मात्रा में शिक्षक आए हैं। कठिन जीवन जीकर के भी उन्होंने पुरानी पीढ़ियों को शिक्षित करने का प्रयास किया। वे भूटान की जड़ों को मजबूत करने का एक नेक इरादे का अभिव्यक्ति है। उस बात को आगे बढ़ाते हुए शासन ने भी बहुत बड़ी मात्रा में स्कॉलरशिप देकर के भूटान के होनहार नौजवानों को भारत की अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटियों में शिक्षा का प्रबंध किया है। आज जब मैं आया हूं तो मैंने कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहा था कि स्कॉलरशिप जो हम दे रहे हैं उसे हम डबल करेंगे ताकि अधिक नौजवानों को आधुनिक शिक्षा पाने के लिए सौभाग्य और सरकार हो। उसी प्रकार से हमने कुछ और तरीके भी आगे की दिशा में सोचना होगा। मेरा जब से भूटान आने का मन कर गया, मैं लगातार भूटान के साथ अपने संबंधों को और अधिक व्यापक बल पर कैसे विस्तृत करें, विकसित करें, इस पर सोचता है। मेरे मन में विचार आया कि जितने हिमालयन स्टेट्स हैं हिंदुस्तान के और भूटान, भविष्य में नेपाल भी हो जाएगा, नेपाल भी, क्या हम हर वर्ष एक स्पेशल खेल समारोह नहीं कर सकते हैं? हमारा सिक्किम है, अरुणाचल है, आपके पड़ोस में, और एक प्रकार से रुचि, वृत्ति, प्रकृति सब बराबर बराबर है। तो ये नई पीढ़ी खेलकूद के माध्यम से उनको जोड़ने का प्रयास होगा।
भारत सरकार भी इस पर सोचेगी, छोटे छोटे राज्य भी सोचेंगे और भूटान भी सोचेगा। हर वर्ष अलग अलग प्रदेशों में खेल के माध्यम से मिले, भूटान में भी मिले, क्योंकि खेल के माध्यम से, स्पोर्ट्स के माध्यम से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है। और हमारे पड़ोसी राज्यों और पड़ोसी देशों के साथ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जितना ज्यादा बढ़ता है, उतना समाज जीवन के अंदर हैप्पीनेस के लिए अच्छा माहौल भी बनता है, स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए काम होता है। उसी प्रकार से ये आवश्यक है कि भारत के बालक भी जाने कि भूटान क्या है, कैसा है, इतिहास क्या है, संस्कृति क्या है, परंपरा क्या है, मूल्य क्या है। और भूटान जो कि भारत के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है, भूटान की भी नई पीढ़ी जाने आगे का हिंदुस्तान हमारा खुला तो नाता क्या है, सदियों से हम हिंदुस्तान से कैसे जुड़े, हिंदुस्तान की वो कौन सी ताकत है, वो कौन सी परंपरा है जिसको जानना समझना चाहिए। क्या हम आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रतिवर्ष भूटान और भारत के बालकों के बीच क्विज कंपटीशन करें, बड़े समारोह करें, हमारे नौजवान तैयारी करें, एक दूसरे देशों की बारीक जानकारियों के क्विज कंपटीशन हो, उस स्पर्धा में उतरे हो नौजवान। मैं देख रहा हूं कि भूटान में काफी लोग हिंदी समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हिंदुस्तान पढ़ने के लिए, अब हिंदुस्तान में पढ़ने के लिए जाते हैं, अगर उनको थोड़ा वहां की भाषा का ज्ञान प्रारंभिक रूप में परिचित हो जाए तो उनको पढ़ने में बहुत सुविधा पड़ती है। इसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर हम सोच सकते हैं। भारत का सैटेलाइट टेक्नोलॉजी क्या लद्दाख के हमारे भूटान के विकास के लिए काम आ सकती है क्या? स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत भूटान की कोई और मदद कर सकता है क्या? हमारे जो वैज्ञानिक हैं सोचें और भूटान के साथ बैठ कर भविष्य में स्पेस साइंस के माध्यम से हम दोनों देशों को किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, इस प्रकार से हमारे संबंधों को विकसित कर सकते हैं, उस पर हम प्रयास करें। कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं कि हिमालय हमें अलग करता है। सोचने का ये एक तरीका है, मेरा सोचने का तरीका दूसरा है। और मैं सोचता हूं कि हिमालय हमें अलग नहीं करता है, हिमालय हमें जोड़ता है। हिमालय हमारी सांझी विरासत है। हिमालय के उस पार रहने वाले भी हिमालय को उतना ही प्यार करते हैं जितने हिमालय के इस छोर पर रहने वाले करते हैं। दोनों तरफ बसे हुए लोग हिमालय के प्रति उतना ही आदर और गौरव के लोग करते हैं। दोनों तरफ के क्षेत्रों के लिए हिमालय एक शक्ति का स्रोत बना हुआ है। हिमालय से दोनों को बहुत लाभ मिला है। समय की मांग है कि एक वैज्ञानिक तरीके से हिमालय रेंज का स्टडी हो, क्लाइमेट के संदर्भ में हो, प्राकृतिक संपदा के संबंध में हो, उस विरासत का आने वाली पीढ़ी के लिए कैसे उपयोग किया जा सके। भारत ने आने वाले दिनों में सोचा है एक तो नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, दूसरा भारत गंभीरतापूर्वक से इस बात में सोच रहा है कि नेशनल मिशन
for sustaining the Himalayan ecosystem. लेकिन ये अकेला भारत नहीं कर सकता, अड़ोस पड़ोस के सभी देशों ने मिलकर के इसको करना होगा और हम इसके लिए संयुक्त रूप से कैसे आगे बढ़े उस दिशा में हम सोचना चाहते हैं। हमारी सरकार ने और भी इनिशिएटिव लेने के लिए सोचा है। हम चाहते हैं कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमालयन स्टडीज इसका इनिशिएटिव लिया जाए और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर हिमालयन स्टडीज के माध्यम से यहाँ के जनजीवन, यहाँ के प्राकृतिक संप्रदाय, यहाँ पर आने वाले परिवर्तन, इसमें से मानव जाति के कल्याण के लिए क्या किया जा सकता है, एक फोकस सब्जेक्ट बना करके इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए उस पर हम सोच रहे हैं और मैं मानता हूं इसका लाभ आपको भी बहुत बड़ी मात्रा में होगा। टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है, भूटान टूरिज्म डेस्टिनेशन बन रहा है। मैं हमेशा मानता हूं दुनिया के पुराने इतिहास काल से देखे, पुरातन काल से देखे, इक्के दुक्के भी टूरिस्ट साहस के लिए निकलते थे। कभी चीन से हिमन सिंह निकला होगा, कभी वास्को दी गामा निकला होगा, कई लोग हर एक देश के इतिहास में कोई ऐसे महापुरुष मिलेंगे जो सदियों पहले कठिनाइयों के बीच विश्व भ्रमण के लिए नई चीजें खोजने के लिए वो वहां से लेकर अब तक हम देखें तो टूरिज्म ने बीती हुई कल को और वर्तमान को जोड़ने का प्रयास किया, सफल प्रयास किया। टूरिज्म ने एक भूभाग को दूसरे भूभाग से जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। टूरिज्म ने एक जनमन को दूसरे जनमन के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। एक अर्थ में टूरिज्म विश्व को जोड़ने की ताकत रखता है और मैं तो मानता हूं कि टेररिज्म डिवाइड्स, टूरिज्म यूनाइट्स। और इसलिए टूरिज्म जिसकी जोड़ने की ताकत है और भूटान जिसमें टूरिस्टों को आकर्षित करने की प्राकृतिक संपदा है, भारत और भूटान मिलकर के संयुक्त रूप से विश्व के टूरिस्टों को आकर्षित करने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर के योजना बना सकते हैं। कभी न कभी हमने देश में सोचना, हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट के इलाके और भूटान इनका एक कॉमन सर्किट बना करके एक पैकेज टूर प्रोग्राम बना करके इस हिमालयन रेंजेस के प्रति विश्व के लोगों को कैसे आकर्षित किया जा सके। और टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कम से कम पूंजी निवेश होता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। गरीब से गरीब व्यक्ति की टूरिज्म बढ़ता है तो उसको कमाई होती है। हम उस टूरिज्म के विकास के लिए संयुक्त रूप से कैसे प्रयास करें, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं। और अगर भूटान की इस प्राकृतिक संपदा के साथ भारत का सामंजस्य जुड़ जाए तो विश्व को भूटान के इस भूभाग पर और भारत के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पर आने के लिए बहुत बड़ा निमंत्रण पहुंच जाएगा, बड़ी ताकत के साथ पहुंच जाएगा। और इसके लिए हम अगर आने वाले दिनों में योजना करते हैं तो मुझे विश्वास है कि बहुत उपकार होगा। मुझे कल यहां जब मिला तो आपकी संसद की जो परंपराओं विकसित हुई है मुझे सुनकर के बड़ा आनंद हुआ। आपके स्पीकर साहब बहुत नियम से संसद को चलाते हैं। किसी को अगर
5 मिनट बोलने का अवसर मिला है। अगर वो 5 मिनट पर 10 सेकंड चला गया तो आखिरी 10 सेकंड उसकी रिकॉर्ड नहीं होती है, समझ बताएं। बड़ा अच्छा तरीका है। और इसलिए जिसको भी अपनी बात बतानी होगी उसको निश्चित मिले हुए समय में हम भारत के लोग भारत की संसद में इस बात को सीखने का प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि आपने अपनी संसद की आयु छोटी लेकिन आयु में भी आपने संसदीय प्रणालियों में जो नए नियम लाए वो समझने जैसे हैं, सीखने जैसे हैं। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं कि भारत से जुड़ने के लिए और अधिक जन जन का जुड़ाव, सरकार को है वो तो रहने वाली है, मिलने वाली है, लेकिन हमारा नाता जन जन के साथ जुड़ा हुआ है। उसकी मजबूती हमारा मिलन जितना बढ़ेगा, हमारा आना जाना जितना बढ़ेगा, एक दूसरे से हमारा नाता जितना बढ़ेगा, उतना ही मैं समझता हूं। और आजकल तो टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया में छोटा सा गांव बना के रख दिया है। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड हम दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच पाते हैं, बात पहुंचा सकते हैं, दुनिया की बात को जान सकते हैं। ये नया विज्ञान भी हमको जोड़ रहा है। भारत के प्रयासों के कारण और भूटान सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण यहाँ की जो नई पीढ़ी है वो कंप्यूटर लिटरेट है, टेक्नोसेवी है। ये आने वाले दिनों में बहुत उपकारक होने वाला है। तो चतुर्थ दिशा में विकास हो, सुख और समृद्धि प्राप्त हो। मुझे आज आप सबके बीच बात करने का अवसर मिला और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत और भूटान का नाता अजरा अमर है। शासकीय व्यवस्थाओं पर निर्भर नहीं है, ये सांस्कृतिक विरासत से बंधा हुआ है। जिस प्रकार से कितनी बड़ी चोट पानी को अलग नहीं कर सकती है, वैसे ही भारत और भूटान के सांस्कृतिक विरासत को कोई अलग नहीं कर सकता है। मैं जब भूटान के संबंध में जानकारी इकट्ठी कर रहा था, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि तीसरे राज्य भारत के साथ संबंधों की बात आई तो एक बड़ा अच्छा संदेश दिया। उन्होंने कहा था कि भारत और भूटान का संबंध जैसे दूध और पानी मिल जाए, फिर दूध और पानी को जैसे अलग नहीं किया जा सकता, वैसा ही रहेगा। और वो परंपरा आज भी चल रही है। लेकिन यहां के तीसरे राजा की ये बात जब मैंने पढ़ी तो मुझे, मैं जिस प्रदेश से आता हूं वहां से घटना का स्मरण आया। 400 साल पहले उस क्षेत्र में हिंदू राजा थे, जिदिना राणा करके उनका राज चलता था। और ईरान से पारसी लोग आए। ये दुनिया की सबसे छोटी माइनॉरिटी है, माइक्रो माइनॉरिटी है। ईरान से उनको निकाला गया, वो आए समुद्र के किनारे, गुजरात के किनारे पर आए। अब जिदी राणा के क्षेत्र में, गुजरात के इलाके में आश्रय चाहते थे, तो जिदी राणा ने उनको लबालब दूध का भरा हुआ कटोरा भेजा और इनडायरेक्टली संदेश भेजा कि पहले से ही मेरे यहां इतने लोग हैं, अब उसमें नई जगह नहीं है। दूध का कटोरा भरा भरा हुआ होता है। तो जो पारसी लोग ईरान से आए थे, उन्होंने क्या किया, उसमें चीनी मिला दी, शक्कर मिला दी और दूध को मीठा कर दिया और लबालब दूध से भरा हुआ वो काम वैसे के जैसा वापस दिया।
तो जीती राणा ने जब देखा कि तो दूध मीठा हो गया है, तो उन्होंने तुरंत नौका भेजा समुद्र के अंदर कि आपका स्वागत है भाई। और जो घटना 400 साल पहले ईरान से आए हुए पारसी लोगों के शब्दों में, उस व्यवहार में थी, वही बात तीसरे राजा के उन शब्दों में दूध और पानी की मिलती थी। दोनों में इतना सामने है। और वो माइक्रो माइनॉरिटी आज विश्व का समृद्धि के साथ हिंदुस्तान के अंदर पारसी कौम जीवन के हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्राप्त की, सब क्षेत्र में प्राप्त की। वैसे ही भूटान और भारत का नाता हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला बना रहेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मेरी तरफ से भूटान वासियों का मैं अभिनंदन करता हूं। कल एयरपोर्ट से यहां तक 50 किलोमीटर तक जो स्वागत और सम्मान किया है भूटान के लोगों ने, जो उमंग और उत्साह देखते ही लगता था। मैं इस स्वागत और सम्मान के लिए भूटान का नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और आप सबके बीच आने का मुझे अवसर मिला, आपसे बात करने का मुझे अवसर मिला, इसलिए आपका भी मैं आभारी हूं। राज परिवार ने जिस प्रकार से स्वागत और सम्मान किया, राज परिवार का भी मैं बहुत आभारी हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। काशी पहले नरेंद्र मोदी 초기 같이 소신아 같이 수리고 भूटान की संसद को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान को हमेशा मदद का उन्होंने भरोसा दिलाया। पड़ोसियों के लिए हमारे दिल के दरवाजे हमेशा खुले हैं और भारत जितना शक्तिशाली होगा, जितना ताकतवर होगा, वो सार्क के लिए अच्छा है। भूटान के हमारे साथ रिश्ते बहुत पुराने हैं, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है और भूटान को हम हमेशा मदद करते रहेंगे। भूटान के पास अपार प्राकृतिक संपदा है। भूटान को अपने युवाओं को सक्षम बनाना होगा। तो भूटान के संसद में नरेंद्र मोदी का ये भाषण, जिसमें भूटान को मदद का भरोसा नरेंद्र मोदी ने दिलवाया, बिजली परियोजनाओं में मदद करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है और भारत की मजबूती से भूटान को फ़ायदा होगा। ताकतवर शक्तिशाली अगर भारत होता है तो इसका फ़ायदा भूटान को मिलेगा। महत्वपूर्ण बात नरेंद्र मोदी ने यह कही है कि हमारे दिल के दरवाजे खुले हुए हैं और पड़ोसियों का हम सम्मान करते हैं। पड़ोसियों से हमारे रिश्ते बेहतर बनाने की हमेशा कोशिश करते हैं। सरकार बदलने से रिश्ते नहीं बदलते, हमारा रिश्ता पुराना है।